नमस्कार मित्रों, हम डिस्कस करेंगे 25 जनवरी 2017 का द हिंदू एडिटोरियल जो संपादकीय है उस पर डिस्कस करेंगे। और जो भी डायनामिक सेक्शन है, जो भी चीज़ें घटित हो रही हैं उस पर भी, उन डायमेंशंस को भी हम टच करेंगे। तो आज एक है, आज का एडिटोरियल पेज है द एंड ऑफ प्रोटेस्ट। जिस प्रकार से जल्लीकट्टू को लेकर के विवाद हो रहा था, तो अल्टीमेटली अब वो एक प्रस्ताव बिल पारित हो गया है। वहाँ की तमिलनाडु की विधानसभा में बिल पारित हो गया है और उसको जल्लीकट्टू को लीगल वैध करार दे दिया गया है। लेकिन जो विरोधकारी थे, प्रोटेस्टर्स थे, वो लोग मरीना बीच से हट ही नहीं रहे थे। तो एडवोकेट्स जो थे, वकीलों और जो पूर्व जजेस थे, उनको भेजा गया, उनके एक ग्रुप को भेजा गया वहाँ पर। उन लोगों ने बताया कि नहीं, ये जो बिल पारित हुआ है इस पर जल्लीकट्टू को वैध करार दिया गया है। और ये जल्लीकट्टू जो आपका 400 वर्ष पुराना जो खेल है, जिसको आप अपनी संस्कृति या सभ्यता से जोड़ रहे हैं, इसको आप आगे ले जा सकते हैं। तो किस प्रकार से एक खेल से शुरू हुआ विवाद, और इस प्रोटेस्ट में न केवल जल्लीकट्टू को लेकर के विवाद था, ये विवाद का बेस था जल्लीकट्टू, लेकिन आगे इसमें कुछ हिंदू फंडामेंटलिस्ट जुड़ गए, इसमें कुछ तमिल जो रेडिकल्स थे वो भी जुड़ गए, और मूवमेंट एक ब्रॉड लेवल पर पहुंच रहा था। तो गवर्नमेंट को ये लगा कहीं ना ये ऐसा मास मूवमेंट ना हो जाए जो लॉ एंड ऑर्डर जिससे पूरी तरह बिखर जाए और पूरी कानून व्यवस्था ध्वस्त हो जाए। तो बिल पारित करना पड़ा वहाँ तमिलनाडु की विधानसभा में। तो अब ये विवाद लगभग शांत ही हो गया है। इस पर हम लोग अच्छे से डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये जल्लीकट्टू एक ऐसा विषय है जो दो तीन दिन क्या, इस सप्ताह पूरे उसमें रहा। 2014 में जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया था जल्लीकट्टू को, इसमें एनिमल एथिक्स की बात आती है कि आप किसी जानवर को छोड़ देते हैं, उसके हॉर्न और टेल को खींचते हैं। तो आज हम पोस्ट ह्यूमन बीइंग के साथ जी रहे हैं, तो हम किस प्रकार से एक जीव है, वो भी भले ही जानवर है, तो उसके साथ भी हम किस तरह का बिहेव करें, उस प्रकार। इसलिए 2014 में बैन कर दिया था इस खेल को। लेकिन अब 2016 में याचिका दायर हुई, और तो जिस प्रकार से प्रदर्शन हुए तो सरकार बाधित हो गई। केंद्र की सरकार भी ऑर्डिनेंस लाने जा रही है और तमिलनाडु की सरकार ने पास कर लिया जिस प्रकार से विधेयक। तो अब ये एक चिंता का विषय है कि आप एक तरफ हम एनिमल एथिक्स की बात करें, दूसरी तरफ लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, तो किसको हम प्रीफर करेंगे, किसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे? हम एनिमल एथिक्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे या फिर लॉ एंड ऑर्डर हमारे लिए ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, हमें ज़्यादा महत्वपूर्ण कानून व्यवस्था लगती है कि वो नहीं बिगड़नी चाहिए? एनिमल एथिक्स एक अलग विषय है। तो इस पर हमें चिंतन करना होगा, इसका क्या महत्व है, इसका जल्लीकट्टू का क्या इतिहास है, इसका हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टस क्या है। तो एक हमारा ये एडिटोरियल है, इस पर हम डिस्कस हमने कर लिया, और इस पर आप लोग और भी इसको आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, आप देख सकते हैं इसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं। वैसे ये डायनामिक है, अभी और चीज़ें इसके सामने आएंगी। दूसरा, जिस प्रकार से बजटिंग फॉर द इलेक्शन, जिस प्रकार से 1 फरवरी को जिस प्रकार से यूनियन गवर्नमेंट ला रही है बजट, जो 5 राज्यों में इलेक्शंस हैं, 5 राज्य जो मित्रों आपको पता ही होगा, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोवा और मणिपुर में चुनाव होने विधानसभा के। तो इस प्रकार इन 5 राज्यों में चुनाव। वैसे जो आम बजट था, यूनियन बजट, हमेशा 28 फरवरी को ही पेश होता था, लेकिन इस बार 1 फरवरी को यूनियन बजट आ रहा है। तो इसके खिलाफ याचिका दायर हुई कि ये कैसे हो सकता है, इस पर प्रलोभन देगी सरकार और ऐसी योजनाओं की योजनाएं घोषित की जाएंगी जिनसे मैनिपुलेट हो जाएंगे, जिससे कि चुनाव में कैंपेन एक टूल के रूप में प्रयोग होगा घोषणाओं का। तो इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप बजट पेश कर सकते हैं लेकिन नई योजनाओं की घोषणा नहीं कर सकते, आप बजट पेश कर सकते हैं 1 फरवरी को। तो अब इस पर आगे इलेक्शन कमीशन क्या कहता है और इस बजट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, इसको हम फॉलो करेंगे। डायनेमिक सेक्शन ये भी है, और करंट अफेयर्स तो हमारा पूरा डायनेमिक सेक्शन है। डे बाय डे जो चीज़ें घटित होती हैं हमको उनको बहुत ही ध्यान देना पड़ेगा, केयर करना पड़ेगा, चीज़ों को मेंशन करना पड़ेगा मेंस में,
और हमें ऐसे में भी काम देगा। ये चीज़ें हमारे GS2 से रिलेटेड है। और फर्स्ट भी जो हमारा जल्लीकट्टू विवाद था वो भी GS2 से रिलेटेड है, गवर्नेंस का इशू है। तो ये दोनों हमारे एडिटोरियल थे, ये दोनों ही रिलेटेड हैं हमारे। और किस प्रकार से दोनों में गवर्नेंस के एक शासन को चलाने में जिस प्रकार से चैलेंजेस आ रहे हैं, चुनौतियाँ आ रही हैं, उन चीज़ों को हमें मेंशन करना पड़ेगा। और कैसे एक हम जब एज अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जब हम वहाँ पर अपॉइंट होंगे, उस पोस्ट पर होंगे, तो हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, हमारी जो अकाउंटेबिलिटी होगी क्या होगी, हम कैसे स्टेप्स लेंगे यदि हमारे डिस्ट्रिक्ट में इस प्रकार के मूवमेंट हो रहे हैं। तो हमें उस नज़रिए से देखना है, ताकि हम जब एज अ सिविल एस्पिरेंट जब हम इन चीज़ों को देखेंगे एज अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो उन चीज़ों को अच्छे से इवेल्युएट करेंगे, चीज़ों को मूल्यांकन करेंगे, तो वो चीज़ें ज़्यादा बेहतर हो पाएंगी। मित्रों, एक और एडिटोरियल है नेविगेटिंग ट्रम्पियन वर्ल्ड। जिस प्रकार से बराक ओबामा के जाने के बाद ट्रंप ने शपथ ली है, डोनाल्ड ट्रंप आप जानते होंगे रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार थे और फिलहाल राष्ट्रपति पद की उन्होंने शपथ ली है, व्हाइट हाउस में विराजमान हो चुके हैं। और ट्रंप ने आते ही जिस प्रकार से अपने राष्ट्रपति की जो प्रेसिडेंट की वेबसाइट है, उस ऑफिशियल वेबसाइट से LGBT राइट्स, पेरिस क्लाइमेट डील और TPP जो ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, जो कि दुनिया की 40% जो व्यापार इन TPP कंट्रीज से होता था, जिसमें 12 कंट्रीज 12 देश शामिल थे, जिसमें कि पेरू, चिले, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मेक्सिको, USA ये सारे देश शामिल थे। और ये TPP जो बराक ओबामा का एक अचीवमेंट था। यहाँ तक कि बहुत देशों ने, साउथ ईस्ट के या ऑस्ट्रेलिया वगैरह ने कहा था कि ये हमने बहुत कीमत चुका करके इस TPP समझौते पर हम राजी हुए हैं, हमको बहुत राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ी है। लेकिन ट्रंप ने आते ही जिस प्रकार से इसको रेटिफाई नहीं होने दिया, ख़त्म कर दिया, तो ये एक प्रकार से एशिया में बराक ओबामा ने चाइना को काउंटर करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप की थी। अब इस पर क्या चुनौतियां होंगी, क्या अमेरिका, क्या USA अब एशिया में इंटरेस्ट नहीं दिखाया गया, क्या वो चाइना को बैलेंस नहीं एशिया में करेगा, क्या वो साउथ चाइना सी पे अब जापान का साथ नहीं देगा, वियतनाम के साथ नहीं आएगा, फिलीपींस के साथ नहीं आएगा। ये सब चीज़ें हमें आगे देखनी होंगी, जो कि डायनामिक हैं, डे बाई डे में हम देखेंगे। लेकिन ट्रंप ने आते ही इस प्रकार से TPP को रेटिफाई नहीं किया और आते ही उसको ख़त्म कर दिया, और आगे LGBT राइट्स पर भी उन्होंने वेबसाइट से हटा दिया। और पेरिस क्लाइमेट डील जब वो इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि मैं इसको फाड़ के फेंक दूंगा, रद्दी टोकरी में फेंक दूंगा। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जो कि अचीवमेंट्स थे, एक जो गोल थे उसके डेमोक्रेटिक पार्टी के जो सत्ता में थे बराक ओबामा, उसको आते ही नज़रअंदाज करना, उसको हटा देना किस प्रकार से। और अब अमेरिका की राजनीति किस दिशा में जाएगी, क्या अमेरिका एशिया में इंटरेस्ट दिखाएगा, यूरोपीय यूनियन के साथ उसकी संबद्धता रहेगी कि नहीं रहेगी, ये सारी चीज़ें आगे हमें देखते रहना है मित्रों। और वर्ल्ड में क्या वो सुपर पावर के रूप में या एक लीडर के रूप में, वर्ल्ड ग्लोबल लीडर के रूप में आगे भी लीड करेगा, या फिर चाइना, रशिया, इन कंट्रीज़, जर्मनी, इन सब को चांस देगा आगे निकलने के लिए एक ग्लोबल लीडर के रूप में। ये चीज़ें आगे देखने वाली हैं। और एक चीज़ अभी कल मित्रों 26 जनवरी है और रिपब्लिक डे है। तो रिपब्लिक डे 2017 में 26 जनवरी 2017 को अबू धाबी के प्रिंस आ रहे हैं, यहाँ पर चीफ गेस्ट हैं, मुख्य अतिथि के रूप में हैं और आ ही चुके हैं। तो जिस प्रकार से भारत और UAE के संबंध 350 करोड़ डॉलर का लगभग भारत और UAE के बीच व्यापार होता है, और चीन और चाइना और अमेरिका के बाद तीसरा सबसे बड़ा देश है जो सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है भारत का। और UAE नहीं, गल्फ कंट्रीज जितनी हैं, यमन, ओमान, कतर, बहरीन और सऊदी अरबिया, ये सब तेल उत्पादक देश हैं। ये सब लुक ईस्ट पॉलिसी पर जाते हैं, क्योंकि चीन है, भारत है, ये सब बहुत बड़े तेल के आयातक देश हैं, इन्हें तेल चाहिए, तो वो लुक ईस्ट पॉलिसी है।
और हमारे लिए ये लुक वेस्ट पॉलिसी है, हमारे लिए लुक वेस्ट पॉलिसी है। अब तो एक्ट वेस्ट हो गई। तो हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि हमारे सहयोगी पश्चिम एशिया में कौन है? एक मजबूत सहयोगी इजराइल है, और मजबूत सहयोगी हमें चाहिए यदि हमको, पाकिस्तान हमारा स्वाभाविक शत्रु है, यदि उसको हमें काउंटर करना है, यदि उसको बैकफुट में लाना है, तो हमें अरब कंट्रीज जहाँ से पाकिस्तान को समर्थन मिल सकता है, मुस्लिम कंट्रीज से, वैश्विक स्तर पर, यूनाइटेड नेशंस पर, तो हमको बैलेंस करना होगा। और इन कंट्रीज के साथ केवल पाकिस्तान को बैलेंस करने की एक चुनौती नहीं है, हमारे पास और 3 चुनौतियां हैं। पहली बात तो इंडियन डायस्पोराज बहुत रहते हैं, जो भारत के प्रवासी लोग हैं, अप्रवासी भारतीय बहुत वहाँ रहते हैं, और वो भारी मात्रा में भारत में धन भेजते हैं। तो पहली बात तो जो विदेशी मुद्रा आती है उसका एक बहुत बड़ा स्रोत है। दूसरी बात उन अप्रवासी भारतीयों की सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जैसे कि अभी हाल ही में आपने देखा कि तमिल भाषी लोगों ने ओमान में भारतीय एम्बेसी के सामने प्रदर्शन किया, जबकि यह अलाउड नहीं है वहाँ पर ओमान में कि कोई भी व्यक्ति इस तरह प्रदर्शन करे। तो उनकी सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। दूसरा, भारत अपने आर्म्स, अपने हथियारों का निर्यात गल्फ कंट्रीज की ओर देख रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से गल्फ कंट्रीज में सिविल वार हो रहे हैं, यमन में सिविल वार चल ही रहा है, अदर कंट्रीज में भी, तो भारत के लिए ये 3 चीज़ें भारत की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमने सहयोग के बिंदु देखे। आगे चुनौतियां क्या होंगी, आगे की राह क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है। और अब भारत के प्रधानमंत्री और यूएई की जो अबू धाबी की जो प्रिंस हैं, उनके बीच अब समझौते होंगे हैदराबाद हाउस में। जैसे कि आप जानते हैं हैदर गेस्ट होते हैं हैदराबाद हाउस में, उनके साथ मीटिंग होती है प्रधानमंत्री की, और जो भी डील होगी वो मित्रों अब जो आगे आएगी तो उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद में इकोनॉमी पर कुछ चर्चा करेंगे। एक IIM बिल पास हुआ है और इस पर आप देख लीजिएगा। फसल ऋण पर ब्याज माफ हुई है। फसल ऋण पर नवंबर और दिसंबर की किसानों का जो फसल ऋण था उस पर जो ब्याज थी उसको गवर्नमेंट ने माफ कर दिया है, इस पर आप ध्यान दे सकते हैं। तीसरा, ब्याज सब्सिडी को मंजूरी दे दी गई है। ब्याज सब्सिडी यानी कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो लोग आते हैं, जो BPL, आपको पता ही होगा, जो बिलो द पॉवर्टी लाइन लोग हैं, BPL कार्ड धारक, उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत फ्री आवास दिया जाता है। लेकिन जो BPL के अंतर्गत नहीं आते, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, उन लोगों को 2 लाख रुपए तक का फ्री ऋण, 2 लाख रुपए तक के ऋण में 3% सब्सिडी दी जा रही है। 3% जो ऋण है, 3% जो ब्याज है उस पर सब्सिडी दी जा रही है। जिस भी इस पर सब्सिडी का मतलब आप समझते ही हैं, सरकारी सहायता ये होती है एक प्रकार से, जैसे कि 6% एक साल में आपने 1 लाख रुपए निकाला, यानी 2 लाख रुपए आपने निकाले इलाहाबाद बैंक से अपने घर को बनवाने के लिए, तो आपका ये 1 साल में ब्याज हुई इसकी 12,000 रुपये, 6%। तो अब गवर्नमेंट ने कहा कि हम 3% हम सब्सिडी देंगे, तो यानी कि 3 दूनी 6, 3 × 2 6, यानी 6,000 रुपये गवर्नमेंट पे करेगी उस बैंक को, तो आपको केवल 6,000 पे करने पड़ेंगे। तो इस प्रकार से ब्याज सब्सिडी, चूँकि सबको आवास का जिस प्रकार से लक्ष्य गवर्नमेंट ने रखा है, तो एक इसके लिए एक अचीवमेंट हो सकता है, ये अच्छा इसमें सहायक कार्य कर सकता है, और लोग प्रोत्साहित होंगे घर बनवाने के लिए गांव में। जिस प्रकार से भारत एक कृषि प्रधान देश है, जिस प्रकार से लोग गांव में कच्चे घर बना करके रहते हैं, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। लोगों के स्वास्थ्य की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। पेंशन योजना को मंजूरी दी गई है, और क्योटो प्रोटोकॉल को भी मंजूर किया गया। क्योटो प्रोटोकॉल जो दूसरे चरण में जो रेटिफाई किया गया है, 65 देश इसको रेटिफाई कर चुके हैं। रेटिफाई का मित्र समझते हैं आप, पुष्टिकरण यानी देश की जो भी, जिस देश को, जैसे USA में कांग्रेस पारित कर दे, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाएं, इंडिया में पार्लियामेंट में दोनों हाउस यानी कि लोकसभा और राज्यसभा पारित कर दें। जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी और बराक ओबामा के बीच डील हुई, वो समझौते तब तक लागू नहीं होंगे जब तक उनको रेटिफाई नहीं किया जाएगा, उनका रेटिफिकेशन नहीं होगा। और ये पुष्टिकरण होता है जब, जैसे भारत की पार्लियामेंट में दोनों सदनों में वो पारित हुआ, उसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए, अर्थात वो रेटिफाई होगा, अब लागू हो जाएगा, अब उस पर क्रियान्वयन होगा। अब वो योजनाएं जो भी होंगी, जो भी समझौते होंगे, उसको व्यवहार
व्यवहारिक रूप दिया जाएगा। ये चीज़ें हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। और सो फ्रेंड्स, जितने भी सिग्निफिकेंट डायमेंशंस थे हमने टच किया, और नेक्स्ट डे अगले दिन भी हम कल भी डिस्कस करेंगे आगे जितने भी डायनेमिक सेक्शन हैं, या भी इस करंट में तो सारे डायनेमिक सेक्शंस ही होते हैं। तो मित्रों, फिर हम कल आपसे मिलते हैं, कल फिर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। लाइक करिए और जो भी आपके सुझाव हों कमेंट करिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हमें भी प्रोत्साहन मिलेगा इस प्रकार से कि हमारी मेहनत बेकार नहीं जा रही है। अर्थात कुछ लोग तो हमें सुन ही रहे हैं, और साथ में हमें भी एक